हाय फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश and you are watching Info and Study. Friends, in this video we will discuss some words related to Buddhism and they are very important for the examination point of view. दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी ये ऐसे शब्द हैं जो आप अगर ऐसे चैप्टर में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर में उसे उपोषक जैसे वर्ड है, वर्षावास है, वो समझाता नहीं। कई बार सीधे लिख देता है कि भाई बुद्ध ने इतने दिन का वर्षावास किया। तो इन सब शब्दों को अगर आप समझ लेंगे तो एक तो चैप्टर पढ़ने में भी आसानी होगी, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उसको पढ़ेंगे तो वो भी आसानी होगी, और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं जिसकी बात हम यहां पे करेंगे। तो हम इन सारे शब्दों को समझते हैं, इन सारे वर्ड्स को समझते हैं, तो देखिएगा कि इससे आपका जो बुद्धिज्म का टॉपिक है वो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। बेसिकली क्या है कि हमने एज इट इज हिंदी में लिखा है, क्योंकि अंग्रेजी में भी इनको ऐसे ही कहा जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपको बोलना है अंग्रेजी में भी, इसलिए मैंने एग्जैक्टली जो हिंदी में लिखा जाता है उसको मैंने लिख दिया जो एग्जैक्ट शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। परीक्षा में इस तरह के इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं, जैसे उपोषक दे देगा कि उपोषक मीन्स क्या होता है और 4 ऑप्शन बना देगा, या वर्षावास दे देगा 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले उपासक और उपासिका, इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास कितने वर्ड है, उपासक, उपासिका, वर्षावास, उपोषक, पावर्णा, प्रवज्जा, उपसंपदा, सामरेन, श्रामरेन या श्रमण जो भी कह ले हम। उसके बाद इधर नति, वृत्ति, अनुसावन, भूमस्कीन, अधिकरण, गुहलक और विवर्तक, ये सारे शब्द हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले उपासक और उपासिका का। देखिए, बौद्ध धर्म में आप जानते हैं कि भिक्षु भिक्षुणी भी होते हैं, यानी कि मॉन्क्स और नन्स जो कि संघ में रहा करते हैं। बुद्धिस्ट संघ होता है जो अपने घर का त्याग करके, फैमिली लाइफ का त्याग करके वो रहते हैं कहाँ पे, संघ में, ठीक है। तो गृह त्याग करके जो लोग रहते हैं वो मॉन्क या भिक्षु हो जाते हैं, वो संघ में रहते हैं। लेकिन भिक्षुओं से बिल्कुल अलग हैं उपासक और उपासिका। मेल के लिए उपासक, फीमेल के लिए उपासिका। हाँ, ये कौन है, बेसिकली ये फैमिली लाइफ भी जीते हैं और बौद्ध धर्म को फॉलो भी करते हैं, यानी कि ये गृहस्थ होते हैं लेकिन बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, फॉलोअर होते हैं, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं हम कि फैमिली पर्संस हु फॉलो द बुद्धिज्म। वैसे गृहस्थ लोग जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और जो मठ में रहते हैं, बेसिकली संघ में रहते हैं, भिक्षु भिक्षुणी जिन्हें हम मॉन्क्स या नन कहते हैं, भिक्षुणियों को हम नन कहते हैं, नन्स, दे आर नन्स। तो वो जो होते हैं बिल्कुल गृहस्थ जीवन को त्याग देते हैं और तब बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन उपासक और उपासिका जो होते हैं फैमिली लाइफ को जीते हुए, गृहस्थ जीवन को जीते हुए, ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। तो इसमें चाहे तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, फैमिली पर्संस में दोनों आ गए, मेल फीमेल, फॉलोइंग बुद्धिज्म। बस सिंगल लाइन आप इसको लिख सकते हैं, फैमिली पर्संस फॉलोइंग बुद्धिज्म, यानी वो गृहस्थ लोग जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं या बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो उपासक या उपासिका कहलाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है मॉन्क्स या एंड नन्स में, यानी भिक्षु और भिक्षुणियों में ये अंतर है। भिक्षु और भिक्षुणी जो होते हैं वो संघ में रहते हैं और संपूर्ण रूप से कंप्लीटली वो गृहस्थ जीवन का त्याग कर देते हैं, लेकिन उपासक और उपासिका गृहस्थ जीवन भी जीते हैं और बौद्ध धर्म को फॉलो भी करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। साथ साथ हम इसे मिटाते भी चलेंगे, यहीं पे हम लिखते जाएंगे अगर एक एक लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब आगे वर्षावास, ठीक है।
अब देखिए वर्षावास को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ेंगे बुद्धिज्म को वहां पे मिलेगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास सारनाथ में बिताया, ठीक है, या आखिरी वर्षावास उन्होंने वैशाली में बिताया, या सबसे ज्यादा वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती में बिताया, ठीक है। तो अब वर्षावास का मतलब क्या है? देखिए वर्षा का मतलब बारिश का समय, वास मतलब निवास करना, ठीक है। वर्षा का मतलब बारिश का समय, रेनी सीजन, और वास का मतलब निवास करना। देखिए बौद्ध धर्म में होता क्या था कि पहले शुरुआती दौर में हुआ क्या कि बारिश के मौसम में भी बहुत ज्यादा संख्या में भिक्षु और भिक्षुणी निकलते थे ना, जब मॉन्क्स एंड नन्स निकलेंगे और वो क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। लेकिन उस समय ऐसा होता था कि सड़कें कच्ची होती थी, चलने में उनको दिक्कत होती थी, वो जंगलों से भी गुजरते थे तो कीड़े मकोड़े भी उनके पैरों के नीचे आ जाते थे, कई बार फसल भी बर्बाद हो जाते थे इससे। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप बारिश के मौसम में, ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं खासकर वो मॉन्क्स एंड नन्स यानी भिक्षु और भिक्षुणी, हाँ, जो कि संघों में रहा करते हैं, तो वो जो भ्रमण करते थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो कहा गया कि आप एक ही जगह रहें 3 महीने के लिए बारिश के मौसम में, ठीक है। बारिश के मौसम में एक ही जगह रुके 3 महीने के लिए, और वहीं अपने विचारों का लोग मिले, वहां पर जो मॉन्क्स हैं और नन्स हैं आपस में मिले जुले, विचारों का आदान प्रदान हो, वहां आप अच्छी बातों को सीखें और उन अच्छी बातों को वहीं पे जहां आप रह रहे हैं उनका प्रचार प्रसार करें। तो आपको 3 महीने तक भ्रमण नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये रेनी सीजन में जो आप एक ही प्लेस पे स्टे कर रहे हैं उसे वर्षावास कहा जाता था। मैं इसे एक लाइन लिख देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाए। Staying at one place in रेनी सीजन। और ये कौन, किसके लिए था? किसके लिए था? फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। नन्स यानी कि मॉन्क्स भिक्षु, नन्स भिक्षुणी। अब ध्यान रखिएगा इनके लिए नहीं है, उपासक उपासिका के लिए नहीं है, ये तो फैमिली लाइफ जी रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, गृह त्याग इन्होंने नहीं किया है। लेकिन ये मॉन्क्स और नन्स जो है इन्होंने गृह त्याग कर दिया है और ये भ्रमण कर करके बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते हैं, इसलिए इनको कहा गया स्टेइंग एट वन प्लेस इन रेनी सीजन, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन क्या होगा? देखिए पहली बात तो ये है, और ड्यूरेशन क्या होगा वर्षावास का? एक तो पहली बात ये हो गई, हमने कर दिया। ड्यूरेशन जो होगा ये 3 मंथ्स का होगा, ठीक है, 3 महीने का होगा, ठीक है। अब 1-2 बातें और लिख लीजिए यहां पर। फर्स्ट वर्षावास ऑफ महात्मा बुद्ध, सारनाथ, ठीक है ना। सारनाथ में इन्होंने पहला वर्षावास किया। लास्ट वर्षावास ऑफ महात्मा बुद्ध आपको वैशाली उस समय वज्जी महाजनपद था, ठीक है, वज्जी महाजनपद था। देखिए 16 महाजनपदों में से अगर हम बात करें, यहां पे देखिए मैं एक थोड़ा सा हल्का बना देता हूं, ठीक है ना। अगर हम ये भारत का नक्शा देखें तो यहां देखें, यहां पे पांचाल होगा, उसके बाद यहां पर पांचाल, हिमालय की तराई में हो जाएगा कोशल महाजनपद, और यहीं के कपिलवस्तु से
कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल में। ठीक है, उसके बाद यहां पर हो जाएगा कौशल, पांचाल, कौशल, और यहाँ पे मल्ल हो जाएगा जो गोरखपुर और देवरिया का क्षेत्र है, और यहीं पे हो जाएगा आपको वज्जी। ये वज्जी महाजनपद था जो 8 गणराज्यों का संघ था। ठीक है ना, 8 गणराज्य इसमें थे। 8 गणराज्य थे। तो वैशाली वज्जी की राजधानी हुआ करती थी। तो यह भी आ सकता है कि किस महाजनपद में महात्मा बुद्ध ने अपना आखिरी वर्षावास किया। तो महाजनपद आएगा तो वज्जी, अगर महाजनपद आएगा तो वज्जी, और जगह आएगा तो वैशाली। ठीक है, वैशाली किस महाजनपद में था, तो आप लिख सकते हैं वैशाली जो है, आप लिख सकते हैं वैशाली का महाजनपद जो है, जनपद जो है वो है महाजनपद। वैशाली किस महाजनपद में है, तो वैशाली है वज्जी में, यही वज्जी है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर महाजनपद आ जाए तो वज्जी महाजनपद में आखिरी वर्षावास किया, और सिर्फ वैशाली आ जाए तो वैशाली में इन्होंने अपना पहला वर्षावास किया। सारनाथ, हाँ, सारनाथ में पहला वर्षावास किया। और सबसे ज्यादा देखिए, मोस्ट नंबर ऑफ वर्षावास महात्मा बुद्ध का अब देखिए ये श्रावस्ती, ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक वर्षावास श्रावस्ती में किया, और श्रावस्ती कहां है देखिए, अब यही है कौशल महाजनपद, पांचाल, कौशल, मल्ल और वज्जी। तो हमने बताया कि वज्जी जो है, वज्जी महाजनपद में इन्होंने अंतिम वर्षावास किया, और वज्जी महाजनपद के किस स्थान पे, तो वैशाली में किया। ठीक है, और अगर सबसे ज्यादा मोस्ट नंबर ऑफ, सबसे ज्यादा संख्या वर्षावास की अगर देखें पूरे जीवन में, तो श्रावस्ती में किया। और श्रावस्ती जो है ये कौशल महाजनपद से ही महात्मा बुद्ध का संबंध था। और कौशल महाजनपद में इन्होंने क्या किया कि सबसे ज्यादा वर्षावास किया। तो श्रावस्ती कहां पे पड़ेगा, कौशल महाजनपद। तो दो तरह से सवाल इसमें भी आ सकते हैं कि सबसे ज्यादा वर्षावास उन्होंने किस महाजनपद में किया, तो कौशल महाजनपद। देखिए यही कौशल महाजनपद है। ठीक है, और यहीं पे कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल में। इस कौशल महाजनपद में नेपाल का भी कुछ क्षेत्र आता है, और कुछ क्षेत्र आता है आपको फैजाबाद, अयोध्या, ये सब क्षेत्र भी आता है आपको यूपी का। तो यहां कौशल महाजनपद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, और देखिए ये मल्ल महाजनपद है ना, तो मल्ल के कुशीनगर या कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये गोरखपुर, ये है मल्ल जनपद, मल्ल महाजनपद। ये गोरखपुर और देवरिया का क्षेत्र है आज का यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे के कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण मिला था। यानी महापरिनिर्वाण का मतलब डेथ। निर्वाण अलग है, महापरिनिर्वाण अलग है। निर्वाण इसी जन्म में मिलता है, महापरिनिर्वाण डेथ हो जाती है। ठीक है, निर्वाण का मतलब एक तरह से एनलाइटेंड हो जाना, बुद्ध हो जाना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, जीवन मरण के साइकिल से छुटकारा मिल जाना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपके साथ ऐसा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां जो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को देखा वर्षावास में खासकर, तो देखिए वर्षावास का मतलब स्टेइंग एट वन प्लेस इन रेनी सीजन। बारिश के मौसम में एक जगह आपको रुकना है। ड्यूरेशन कितना होता है, तो 3 महीने का होता है, 3 माह का। ठीक है, फर्स्ट वर्षावास ऑफ महात्मा बुद्ध का, पहला वर्षावास जो था महात्मा बुद्ध का, वो सारनाथ में, याद रखिएगा। अंतिम वर्षावास महात्मा बुद्ध का, लास्ट वर्षावास ऑफ महात्मा बुद्ध, तो वैशाली में है। और वैशाली के किस महाजनपद में, वज्जी महाजनपद में। ये मैंने बताया था 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, और सबसे ज्यादा वर्षावास इन्होंने किया श्रावस्ती में। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी।
यानी कि कौशल महाजनपद में पड़ेगा। तो ये भी आपके साथ सवाल आ सकता है कि किस महाजनपद में सबसे ज्यादा वर्षावास किया, तो कौशल में, लेकिन किस जगह पे किया, तो फिर श्रावस्ती में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्षावास आपने समझ लिया, आगे बढ़ेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले शब्द को, उपोषित। देखिए उपोषित क्या होता है? बौद्ध संघ में जो भिक्षु और भिक्षुणी रह रहे हैं, यानी कि मॉन्क्स एंड नन्स जो रह रहे हैं, तो उपोषित जो है एक तरह का कन्फेशन है, स्वीकारोक्ति है। किस चीज का? अपने पापों का, अपराधों का। ठीक है ना, अपने अपराधों का प्रायश्चित है। ठीक है ना, तो यहां पर उसको स्वीकार करेंगे उपोषित में। ठीक है, तो उपोषित का मतलब ये होता है, आप लिख लीजिए, उपोषित एक तरह का कॉन्फेशन है। कॉन्फेशन का मतलब क्या होता है? अपराध स्वीकार करना या मिस्टेक स्वीकार करना। ठीक है ना, अपराध स्वीकार करना या मिस्टेक, गलती को स्वीकार करना, अपराध स्वीकार करना। तो एक तरह का ये कॉन्फेशन है। ठीक है, और कॉन्फेशन किसके लिए है? मॉन्क्स एंड नन्स। ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स हैं, यानी कि भिक्षु और भिक्षुणी हैं, उनके लिए। और ये कब होगा ये कॉन्फेशन? ये होगा टाइम जो होगा कॉन्फेशन का, ये उपोषित का टाइम, ये कॉन्फेशन यानी उपोषित यानी कॉन्फेशन का जो टाइम होगा, ये ऑन फुल मून एंड न्यू मून। फुल मून, पूर्णिमा, न्यू मून, अमावस्या। ध्यान दीजिएगा। तो उपोषित क्या है भाई? ध्यान दीजिए इसको। उपोषित क्या है? उपोषित एक तरह का है कि आपको अपने मिस्टेक को स्वीकार करना है, कन्फेस करना है कि हमने ये अपराध किया है और उसका प्रायश्चित करना है। तो उपोषित एक शब्द है, हाँ, जिसका मतलब है कन्फेशन, गलतियों को स्वीकार करना, अपराध को स्वीकार करना। किसके लिए है ये कन्फेशन? कौन करता है? मॉन्क्स एंड नन्स, यानी कि भिक्षु और भिक्षुणी। टाइम इनका क्या होता है? ऑन फुल मून एंड न्यू मून। फुल मून एंड न्यू मून, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या को। फुल मून का मतलब पूर्णिमा, न्यू मून का मतलब अमावस्या। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मिटाता हूं मैं इसे। देखिए ये छोटे शब्द हैं। देखिए ये छोटे शब्द हैं, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इसको समझ जाने के बाद। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड पवारना। कहीं कहीं पवारना भी लिखा हुआ मिलेगा। देखिए ये जो शब्द है ना, आपको कहीं कहीं हर किताब में, नेट पे भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा, तो उससे चिंता करने की बात नहीं है। कहीं पावरना मिलेगा, कहीं पवारना मिलेगा। जैसे यहां पर सामरेल लिखा हुआ है, कहीं श्रामणेल लिखेगा, कहीं श्रवण लिखेगा, कहीं श्रवण लिखेगा, तो बात वही है। ठीक है ना, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब पावरना या पवारना जो भी कहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये भी एक तरह का कन्फेशन है, ये भी कन्फेशन है, पावरना भी कन्फेशन है। और कौन करता है ये कन्फेशन? सिमिलरली मॉन्क्स एंड नन्स। ठीक है, मॉन्क्स एंड नन्स करते हैं। और टाइम क्या होता है इसका कन्फेशन का? ये आफ्टर एवरी वर्षावास। हाँ, प्रत्येक वर्षावास के बाद, यानी कि ये वर्षावास जो मैंने समझाया कि 3 महीने का वर्षावास होता है, एक ही जगह पे रहना पड़ता है, हाँ, बारिश के मौसम में। तो जैसे ही वर्षावास खत्म होगा, 3 महीने का समय खत्म होगा, तो ये कन्फेशन करेंगे, अपराध की या गलती की स्वीकारोक्ति करेंगे जो भिक्षु और भिक्षुणी है, टाइम आफ्टर एवरी वर्षावास। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि पावरना कब होता है?
उपोषित कब होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पावरना होता है आफ्टर एवरी वर्षावास, प्रत्येक वर्षावास के बाद पावरना होगा, ठीक है। यानी कन्फेस करेंगे कौन, बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। तो ये आपका ये भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब समझते जाना है, ठीक है। देखिए अब आ जाइए, अब यहां से प्रवज्जा, उपसंपदा, सामरेन, श्रावणी सब संघ से रिलेटेड, बौद्ध संघ से रिलेटेड ये शब्द हैं, ठीक है। अब यहां पे समझते जाइएगा। देखिए मैंने एक संघ बना दिया यहां पर, ये अगर संघ है, ठीक है, ये संघ है। संघ क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स, या ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। एक जगह जो लोग, जहां पर ये इनका ग्रुप रहता है, समूह रहता है भिक्षु और भिक्षुणियों का, कहां पे, संघ में, तो उसे उस ग्रुप को ही कहते हैं। ये ग्रुप जो है संघ में ही रहता है, भिक्षु और भिक्षुणी संघ में रहते हैं, ठीक है। तो ये संघ। अब देखिए प्रवज्जा क्या है, समझिएगा। जब एंट्री की बात आती है, समझिएगा, जब संघ में एंट्री की बात आती है तो कहते हैं कि प्रवज्जा करना पड़ता है। जिसको भी एंट्री लेना है वो प्रवज्जा करेगा। प्रवज्जा का मतलब क्या है, प्रवज्जा का मतलब ये एक योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। प्रवज्जा का मतलब आपको गृहस्थ जीवन त्यागना पड़ेगा। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर फैमिली लाइफ, समझ रहे हैं, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर फैमिली लाइफ टू गेट इनटू संघ। संघ में प्रवेश के लिए जब आप परिवार यानी गृहस्थ जीवन का त्याग करते हैं, उसी को प्रवज्जा कहा जाता है, ठीक है। तो प्रवज्जा का मतलब यह है कि आपने गृहस्थ जीवन का त्याग करके, ये योग्यता है, आपको गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा, तब आपको संघ में प्रवेश मिलेगा। देखिए उपासक और उपासिका, मैंने बताया ना, उपासक और उपासिका जो है ये संघ में नहीं रहेंगे, तो फैमिली लाइफ जी रहे हैं और बौद्ध धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये उपासक और उपासिका है। लेकिन जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं वो यहां रहेंगे, संघ में रहेंगे, और वो तभी रह सकते हैं जब वो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हो, ठीक है ना। यानी अगर किसी को एंट्री लेना है तो सबसे पहले गृहस्थ जीवन को छोड़ना होगा, यानी कि लीविंग द फैमिली लाइफ। प्रवज्जा का मतलब क्या है, समझ लीजिए। प्रवज्जा का मतलब लीविंग द फैमिली लाइफ टू गेट इनटू का मतलब प्रवेश लेने के लिए, टू गेट इनटू संघ। संघ में प्रवेश के लिए जब आप अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करते हैं उसे प्रवज्जा कहते हैं। एक लाइन में मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यह भी हो सकता है कि आपने प्रवज्जा ले लिया और आप एंट्री के लिए गए, लेकिन फिर किसी ने कुछ समझा दिया, आप वापस लौट आए, आपने एंट्री नहीं ली, तब तो खैर बात अलग हो गई। लेकिन जब आपने एंट्री ली, जैसे ही आप एंट्री लेंगे, आप एंट्री को, प्रवेश को, आप एंट्री ले रहे हैं, आपने एंट्री ले लिया, तो इस प्रवेश को यानी एंट्री को, अगर आपने एंट्री ले लिया तो इसी एंट्री को कहेंगे क्या, उपसंपदा। ठीक है, यानी कि उपसंपदा का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये भी लिख देता हूं मैं। उपसंपदा का मतलब है एंट्री, कहां पे, बुद्धिस्ट संघ में। बुद्धिस्ट संघ में एंट्री को, सिर्फ प्रवेश को कहेंगे हम क्या, उपसंपदा। सिर्फ प्रवेश को कहेंगे उपसंपदा। जब हम प्रवेश के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करेंगे उसे प्रवज्जा कहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही एंट्री मिलती है, उस एंट्री को कहा जाता है उपसंपदा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है उपसंपदा, एंट्री। अब एंट्री के बाद आप डायरेक्ट भिक्षु या भिक्षुणी नहीं बनते, यानी मॉन्क्स या नन्स नहीं बनते। अब देखिए, जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, आप कहे जाते हैं सामरेन, श्रामणेन या श्रमण, ठीक है। तो न्यू मेंबर,
इन संघ। हाँ, ये क्या है? ये सामरेण है, श्रामरेण है या श्रवण है, कहीं कहीं श्रवण भी लिखा हुआ मिलेगा। तो जब आप एंट्री ले लेते हैं तो आपका नाम पड़ता है, एंट्री के बाद आप हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक्स ने अब एंट्री ले ली, ये ए ने, मान लीजिए ए ने ले ली एंट्री या बी ने ले ली एंट्री, ये बी को एंट्री मिल गई। तो जब इसने एंट्री लिया तो उस प्रक्रिया को कहेंगे उपसंपदा। लेकिन अब ये क्या कहा जाएगा? अब बी कहा जाएगा क्या? सामरेण। ठीक है, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं क्योंकि ये सामरेण कहा जाएगा या सामरेण कहा जाएगा या श्रवण कहा जाएगा। ठीक है, बी को एंट्री जब मिल गई तो बी अब नया मेंबर हो गया। अभी डायरेक्ट ये मॉन्क नहीं बनेगा, डायरेक्ट भिक्षु नहीं बनेगा, ये अब बन गया सामरेण, न्यू मेंबर है इन संघ, नया मेंबर है संघ का, तो उसको सामरेण, श्रामरेण या श्रवण कहा जाएगा। देखिए, सामरेण, श्रामरेण या श्रवण। बी के एंट्री के बाद अब ये बी एंट्री लेते ही सामरेण बन गया या श्रामरेण बन गया या श्रवण बन गया, कहीं श्रवण भी लिखेगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, श्रवण या श्रवण, मैंने श्रवण लिखा है तो श्रवण लिखिए इसको। ठीक है, श्रवण भी लिखा मिल सकता है आपको, तो वो आपको चिंता नहीं करनी है, थोड़ा बहुत शब्द में फर्क आपको मिलेगा। अब ये सामरेण जो है, ठीक है, बी जो है ये सामरेण है, ये सामरेण अब जो है ये मॉन्क कैसे बनेगा? तो देखिए, अब ये सामरेण जो है, ये सामरेण, ये बी, ये सामरेण जो है यहां मैं मिटा रहा हूं, ये आप समझ गए, ये तो यहां तक समझ गए, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, बस समझने वाली चीज है। देखिए, अब ये बी जो है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं सामरेण या श्रामरेण या श्रवण, ये जो बी है, अब ये क्या करेगा? इस बी को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये बी जो होगा, ये जो बी है, तो बी अब ट्रेनिंग लेगा। ठीक है, ये जो श्रामरेण है ये ट्रेनिंग लेगा, अंडर ए सीनियर मॉन्क। ठीक है, ये ट्रेनिंग लेगा कुछ वर्षों का, कहीं 5 वर्ष भी दिया है, कहीं 10 वर्ष भी दिया है, आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव आ जाए लिखने के लिए, ये नहीं पूछेगा कि कितने साल के लिए। ठीक है, कहीं डिस्क्रिप्टिव आ जाए, देखिए कहीं लिखा रहेगा कि 5 वर्ष की ट्रेनिंग लेगा, कहीं लिखा रहेगा कि ये 10 वर्ष की ट्रेनिंग लेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर ये आपको आता है कि भाई क्राइटेरिया क्या, आप लिख दीजिए सिर्फ कुछ वर्षों की ट्रेनिंग के बाद। ठीक है ना, तो आपका आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कहते हैं कि मिनिमम 14 या 15 साल एंट्री के लिए आपका एज भी होना चाहिए। ठीक है, एंट्री के लिए, प्रवेश लेने के लिए, यानी कि सामरेण, श्रामरेण या श्रवण बनने के लिए आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए संघ में, वो होना चाहिए कितना? 15 साल, कहीं कहीं 14 साल दिया रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर आपका एज 14 से या 15 से कम है, ठीक है, तब भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको उस समय अपने फादर से या अपने गार्डियन से या अपने संरक्षक से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी ले सकते हैं। उसके अलावा चोर, ठीक है, जो चोर है यानी थीफ है, मर्डरर है, हत्यारा है, जो राजाओं का दास है, सेवक है, ठीक है, जो बीमार है, जो रोगी है, यानी कि इसके अलावा जो वृद्ध है, उन लोगों को, जो सैनिक है, उन लोगों को संघ में प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, संघ के प्रवेश के 3 क्राइटेरिया हैं। क्या? पहले तो आप प्रवज्ञा करेंगे। ठीक है, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? प्रवज्ञा का मतलब गृह त्याग करेंगे। आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? आपकी उम्र होनी चाहिए 14 या 15 वर्ष, कहीं 14 लिखा मिलेगा, कहीं 15 लिखा मिलेगा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कम आपकी उम्र है तो फादर से परमिशन लेना पड़ेगा या गार्डियन से लेना पड़ेगा या जो आपका संरक्षक है उससे लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो थीफ है, चोर है, रोगी है, वृद्ध है, सेनानी है या सोल्जर है, सैनिक है, ठीक है, मर्डरर है, इन लोगों को नहीं मिलेगा संघ में प्रवेश। तो ये यहां तक ये संघ के प्रवेश की बात थी। अब ये मैं बता रहा था कि अब सामरेण कैसे बनेगा मॉन्क। पहले क्या हुआ? व्यक्ति ने प्रवज्ञा किया, गृह त्याग किया,
इसकी योग्यता बन गई। अब इसने एंट्री ले लिया, यानी कि इस एंट्री को कह रहे हैं उपसंपदा। तो जैसे ही एंट्री लिया, ये सामरेन या श्रामरेन या श्रमण बन गया। अब ये जो सामरेन या श्रमण है, ये ट्रेनिंग लेगा अंडर ए सीनियर मॉन्क। ठीक, कुछ वर्षों की ट्रेनिंग लेगा और ट्रेनिंग के बाद ये मॉन्क बन जाएगा, यानी कि भिक्षु बन जाएगा। ये डायरेक्ट भिक्षु नहीं बनेगा, ये ट्रेनिंग के बाद ही, कहीं 5 वर्ष लिखा हुआ है, कहीं 10 वर्ष, कुछ वर्षों की ट्रेनिंग के बाद समझ लीजिए। तो सीधी सी बात है, यहां से सारा लिंक है। देखिए, प्रवज्जा गृह त्याग करेगा, एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, किसके लिए? संघ में प्रवेश के लिए। संघ में प्रवेश जैसे ही, संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को कहते हैं उपसंपदा। जैसे ही प्रवेश लेगा, सामरेन, श्रामरेन या श्रमण बन जाएगा। कहीं कहीं श्रमण लिखा हुआ मिलेगा, जैसे बी के लिए हमने कहा कि बी को अब एंट्री मिल गई, तो ये सामरेन बन गया, श्रामरेन बन गया, श्रमण बन गया, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद ये जो है ट्रेनिंग लेगा अंडर ए सीनियर मॉन्क, किसी सीनियर मॉन्क के अंडर में कुछ वर्षों की ट्रेनिंग के बाद सामरेन जो होगा ये मॉन्क बन जाएगा, यानी भिक्षु बन जाएगा, यानी डायरेक्ट भिक्षु नहीं बन रहा है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपने समझ लिया। अब आइए देखिए, ये संघ है। अब संघ में क्या होता है कि संघ में कोई परिवर्तन करना है नियम कानून में। हाँ, जैसे कैसे होता है पार्लियामेंट में, विधानसभा में आपको बिल प्रस्तुत किया जाता है, मीटिंग होती है और बिल प्रस्तुत किया जाता है, वैसे संघ की भी मीटिंग होती है। हाँ, इस मीटिंग के लिए गणपूर्ति कहते हैं, जिसे कोरम कहते हैं, जिसमें कम से कम 20 लोगों की उपस्थिति आवश्यक है। गणपूर्ति याद रखिएगा, मुझे यहां पर लिखना ध्यान नहीं आया। गणपूर्ति का मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू होल्ड ए मीटिंग। गणपूर्ति यानी कि कोरम, जिसको कोरम भी कहते हैं अंग्रेजी में, और वैसे गणपूर्ति कहते हैं हिंदी में। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट टू होल्ड ए मीटिंग, मतलब मिनिमम 20 मेंबर होने चाहिए। यहाँ पे 20 मेंबर की बात होती है, मिनिमम 20 मेंबर होंगे तो मीटिंग होगी। उसके बाद कोई परिवर्तन करना है, कोई प्रस्ताव रखना है, तो ये प्रस्ताव जो है ना, नीति और वृत्ति क्या है, ये संघ में रखा जाने वाला प्रस्ताव है। ये क्या है? ये प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल। प्रपोजल को कहते हैं नति या वृत्ति, ठीक है ना, जो संघ में प्रस्ताव रखे जाते हैं। उसके बाद अब देखिए अनुसामन, ये प्रपोजल। अब प्रपोजल को जब पढ़ा जाएगा, यानी अगर इसको रीडिंग ऑफ प्रपोजल, इसको अगर रीडिंग करना है, प्रपोजल को जब रीडिंग किया जाता है तो रीडिंग ऑफ प्रपोजल, यानी अब इसको कहा जाएगा रीडिंग ऑफ प्रपोजल। जब प्रपोजल पढ़ा जाएगा, उस पढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं अनुसावन। यानी कि आप हिंदी में लिखें तो आप प्रस्ताव पाठ भी कह सकते हैं इसे, प्रस्ताव पाठ, या इसे रीडिंग ऑफ प्रपोजल, रीडिंग ऑफ नति और वृत्ति। नति और वृत्ति को जो पढ़ा जाएगा, नति कहते हैं या वृत्ति कहते हैं, उसी को अनुसावन कहा जाएगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए भूम स्कीम। अगर प्रस्ताव पढ़ने के बाद, ये प्रस्ताव पढ़ा गया प्रपोजल, और अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, प्रस्ताव पास हो जाता है, यहां तक समझ लिए अनुसावन क्या है। अब प्रस्ताव पढ़ा गया, उसके बाद प्रस्ताव पास हो गया, यानी ये प्रपोजल अगर नति या वृत्ति जिसको कहते हैं, ये अगर पास हो जाता है, पास, तो इस जो पास हो जाएगा तो इसको कहेंगे भूम स्कीम। प्रस्ताव पास होने को कहते हैं भूम स्कीम, ठीक है। और अगर प्रस्ताव पास ना हो, ठीक है, और कोई विवाद हो जाए, अगर ये पास हो गया तब तो ठीक है, ये पास हो गया, ठीक है, ये पास हो गया, पास हो गया तब तो भूम स्कीम। लेकिन अगर प्रपोजल को लेके डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, विरोध आ गया प्रपोजल पे, ठीक है, तो इस डिस्प्यूट या विरोध को कहा जाएगा अधिकरण। अधिकरण, ठीक है, समझ गए। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब देखिए दो शब्द और हैं,
गुहलक और विघटक। देखिए मतदान होता है, किसी भी प्रपोजल को पास किया जाएगा, मीटिंग होगी और वहां कोई प्रपोजल या प्रस्ताव को पास किया जाएगा, रोका जाएगा, जो भी चीजें होंगी, तो उसके लिए वोटिंग होगी, मतदान होगा। कहीं भी होता है, हमारे पार्लियामेंट में भी होता है, या आपको विधानसभा में भी होता है, या हम छोटा कोई मीटिंग भी करते हैं तो वहां भी हम कई बार वोटिंग कराते हैं। ठीक है, किसी सोसाइटी की RWA की मीटिंग हो गई तो वहां भी वोटिंग होती है। ठीक है, तो गुहलक जो है गुप्त मतदान को कहा जाता है। देखिए गु से गुहलक, अब ग से ही शुरू होता है, गुप्त मतदान। गुहलक का मतलब होता है जब संघ में गुप्त मतदान कराई जाएगी, तो यानी सीक्रेट वोटिंग। सीक्रेट वोटिंग को कहते हैं गुहलक या गुप्त मतदान, हिंदी में आप कहें। ठीक है, उसके बाद एक आता है विघटक, यह है खुला मतदान, ओपन वोटिंग। ओपन वोटिंग, ठीक है, ओपन वोटिंग यानी खुला मतदान। देखिए तो हमने सारे वर्ड को समझ लिया। ठीक है, सीधी सी बात है, गुहलक जो संघ में गुप्त मतदान होगा उसे गुहलक किया कहा जाएगा, जो ओपन वोटिंग यानी खुला मतदान होगा उसे विघटक कहा जाएगा। तो हमने देखा, सब कुछ समझ लिया हमने। उपासक उपासिका गृहस्थ लोग जो कि फॉलो करते हैं बौद्ध धर्म को, वर्षावास बुद्धिस्ट मॉन्क्स 3 महीने की वर्षावास करते हैं, यानी एक ही जगह पे रहते हैं बरसात के मौसम में, उसे वर्षावास कहा जाता है। उपोषक एक तरह की कन्फेशन है, एक तरह का कन्फेशन है, मतलब अपराध स्वीकार किया जाना या गलती स्वीकार किया जाना। ये आपको पूर्णिमा और अमावस्या को बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं वो करते हैं। पवर्णा या पवारना, वो ये भी एक तरह का कन्फेशन है जो कि हर वर्षावास के बाद जो भिक्षु है वो करेंगे, कन्फेशन करेंगे। ये समझ लिया। प्रवज्जा, संघ में प्रवेश करने के लिए आपको गृह त्याग करना पड़ेगा, तो वो प्रवज्जा है। उपसंपदा, जैसे ही एंट्री लेंगे आप तो उस एंट्री को, प्रवेश की प्रक्रिया को कहा जाता है उपसंपदा। संघ में प्रवेश की प्रक्रिया उपसंपदा। जैसे ही आप प्रवेश लेते हैं, कोई व्यक्ति अगर प्रवेश ले लिया तो जाते ही वो भिक्षु नहीं बनता, वो क्या बन जाता है? जैसे ही एंट्री लेगा सामरेन, श्रामरेन या श्रवण या श्रवण, कुछ भी कहा जा सकता है इसको, वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीति और वृत्ति, संघ में जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे नीति नहीं नति, कहीं नीति भी लिख देता है, नति या वृत्ति कहा जाता है प्रपोजल को। ठीक है, जब प्रपोजल पढ़ा जाएगा, रीडिंग ऑफ द प्रपोजल यानी प्रस्ताव पाठ, इसको अनुसावन कहा जाएगा। देखिए ये भूमस्कीन, प्रपोजल अगर पास हो जाता है उसको भूमस्कीन कहा जाएगा। प्रपोजल पे विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, विरोध हो गया, इसको अधिकरण कहा जाएगा। लिख दिया मैंने। अगर मीटिंग चल रही है और किसी मुद्दे पे, किसी इशू पे वोटिंग कराई जाती है, अगर सीक्रेट वोटिंग होती है, गुप्त मतदान होती है, उसे गुहलक कहा जाता है संघ में। और अगर खुला मतदान या ओपन वोटिंग होती है तो उसे विघटक कहा जाता है। तो ये हमने पूरा का पूरा जो महत्वपूर्ण शब्द है, हमने जितने भी शब्द लिखे हुए थे सबको हमने देख लिया और इसको समझ भी लिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म को पढ़ेंगे तो ये शब्द आपके सामने आएंगे, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे जो हमने अभी बता भी दिया। जैसे उपोषक क्या है, कब होता है, वर्षावास का समय क्या होता है, वर्षावास होता क्या है, इससे सवाल बन सकता है। प्रवज्जा क्या है, उपसंपदा क्या है। हाँ, महात्मा बुद्ध ने पहला अपना वर्षावास कहाँ किया था? तो सारनाथ में किया था। अंतिम वर्षावास कहाँ किया था? तो वैशाली में किया था। और वैशाली किस महाजनपद में अंतिम वर्षावास किया था? तो मैंने बताया वज्जी महाजनपद में। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षावास कहाँ किया? तो श्रावस्ती में किया। और श्रावस्ती राजधानी किसकी थी? कौशल महाजनपद की। यानी सबसे ज्यादा वर्षावास अगर कहें किस महाजनपद में किया तो कौशल महाजनपद में किया। तो इस तरह से हमने इन सारे शब्दों को समझ लिया। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।